नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल अपन लास्ट वीडियो में सतत आवेश वितरण पढ़ लिया था। उसमें अपन ने रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण को पढ़ लिया था। आज अपन देखो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। टॉपिक है अपना देखो गाउस के नियम के अनुप्रयोग। देखो एक बार मैं थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। गाउस का नियम क्या था? किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो अपन ने ये पढ़ा था, किसी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का कितना गुना? 1/ε0 गुना होता है। तो वो अपन ने ये पढ़ा था। ये तो अपन ने देख के आए थे गाउस के नियम से। उसके बाद में अपन बात करते हैं देखो विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स अपन ने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा था? विद्युत फ्लक्स कहा था। और अपन किसी अल्पांश के लिए अपन विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो अल्पांश के लिए देखो विद्युत फ्लक्स मैंने लिखा था d5 बराबर E.ds, ठीक है ना। और ये अल्पांश के लिए है तो अपन ये कह देंगे संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध अपन यदि विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो संबद्ध विद्युत फ्लक्स, और संबद्ध विद्युत फ्लक्स करें तो अपन दोनों ओर क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। और ये समाकलन क्या हो जाएगा? E.ds। तो 5 बराबर ये क्या हो जाएगा? समाकलन ऑफ E.ds अपन कर देंगे। अब देखो ये भी विद्युत फ्लक्स है, ये भी अपन विद्युत फ्लक्स है। ये तो अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाल रहे हैं, ये गाउस के नियम से। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है, तो राइट हैंड साइड को भी अपन क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो देखो अपन ये भी कर सकते हैं E.ds और उसके बराबर क्या कर देंगे? समेशन Q/ε0। तो ये चीजें अपन यहाँ पे बता देंगे कि गाउस नियम के द्वारा बताया जा सकता है, ठीक है ना। आज इसी का अपन अनुप्रयोग गाउस के नियमों में जब अनुप्रयोगों की बात करेंगे तो इसी फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे। अब देखो गाउस के अनुप्रयोगों में अपन फर्स्ट अनुप्रयोग की बात करते हैं। पहला अनुप्रयोग वो देखना कि मैं ये कह दूं समरूप आवेशित। गाउस के अनुप्रयोगों में अपन यदि पहला अनुप्रयोग अपन यदि कह रहे तो वो अपने पास क्या होगा? समरूप आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो देखो अपन ये करें समरूप आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार या तार कहते तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अपन ये कह रहे हैं कि मान लो कि XY एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है, ठीक है ना। ये XY अपन जो चालक तार की बात अपन कह रहे हैं अनंत है, तो अपन ने ऊपर नीचे क्या कर दिया? डॉटेड कर दिया। इस तार के अपन ये करें कि लंबाई के ऊपर धनावेश और समान रूप से वितरित है। इसका मतलब अपन ने कह दिया समरूप आवेशित है, तो जो अपन ये कहते हैं समेशन Q आवेश क्या है? समान रूप से। वैसे तो अनंत लंबाई है, अपन अनंत नहीं करें, अनंत लंबाई का है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या करते हैं? परिमित लंबाई बात कर लेंगे। तो परिमित लंबाई में अपन ये कहते हैं कि L लंबाई का L लंबाई की बात कर दें। तो L लंबाई की बात यदि अपन कह देंगे तो यहाँ पे देखो अपन ये कह देंगे कि प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? देखिए आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ देखो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो तार के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या मान लो? P कहते हैं। और P के ऊपर अपन क्या करना चाहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो यहाँ अपन देखो ये भी बता सकते हैं कि तार की प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो समेशन Q बराबर क्या कर दोगे? लैम्डा L कर दोगे। इसको आप क्या कर देंगे? समीकरण 1 कर देंगे, ठीक है ना। समेशन Q बराबर क्या होगा? लैम्डा L अपन बता दें। ये अपन स्थिति है वो अपन बता सकते हैं। अब देखना देखो यहाँ अपन सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात अपन कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा आपने बताया सदिश राशि होती है। तो सदिश है तो उसका परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। तो मैं देखो यहाँ इस पॉइंट को मैं पहले डिवाइड कर रहा हूँ कि
अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो अपन सबसे पहले ए पॉइंट में अपन ये कहेंगे दिशा का निर्धारण, तीव्रता की दिशा का निर्धारण, ठीक है ना। तो दिशा का निर्धारण अपन करेंगे तो देखो कैसे अपन दिशा का निर्धारण करेंगे। अपन यही मानते हैं कि एक एफ बी अपन कह दें या एक्स वाई कह दूं, अनंत लंबाई का एक धारावाही अनंत लंबाई का एक चालक तार है और अनंत लंबाई का एक चालक तार है। तो इससे अपन ये करें वो बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है, पी है, जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। बिंदु ओ से अपन क्या करते हैं, ये बिंदु ओ है, ओ से अपन समान दूरी पर दो क्षेत्रफल अल्पांश से a1 एवं a2 लेते हैं। ये देखो दो बने छोटे छोटे तार के छोटे छोटे दो टुकड़े काट लिए, उनके क्षेत्रफल अल्पांश की बात करिए तो दो क्षेत्रफल अल्पांश a1 एवं a2 लेते हैं, ठीक है ना। जो बिंदु O से क्या होते हैं, समान दूरी पे स्थित होते हैं। तो O से देखो समान दूरी का मतलब ये कह रहा हूं मैं OA1 बराबर क्या हो गया, OA2 हो गया। तो O से देखो ये समान दूरी पर स्थित होने के कारण O से समान दूरी पर स्थित होने के कारण बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो क्या होता है, समान प्राप्त होता है, परंतु दिशा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कि A1 अपने पास यहाँ पे अपन रखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो अपन ये कर देंगे इधर होगी, यहाँ से अपन यदि कहेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ये हो जाएंगे। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो परिमाण समान होता है, परंतु दिशा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो तीव्रता परिमाण अपन क्या लिख देंगे, DE लिख देंगे, और दिशा अपन भिन्न भिन्न कह रहे हैं तो A1P और A2P अपन कह देंगे। और ये कोण आप एक बार मान लो अल्फा है, ये भी अल्फा कह दें, तो ये कोण भी अल्फा होगा, क्या अल्फा अल्फा ही होगा। क्यों होगा अल्फा अल्फा, तो आप ये कहेंगे कि ये अपने पास क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। आप जो शीर्षाभिमुख कोण है इसका मतलब ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ से देखो अपन ये कह देंगे ये अल्फा है, ये अपन अल्फा कह देंगे। और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE है, तो इसके अपन देखो DE का आधार की ओर घटक, तो 11वीं क्लास में अपन पढ़ा है आधार की ओर घटक या क्षैतिज घटक। तो DE का क्षैतिज घटक क्या आएगा, DE cos अल्फा। इसका भी अपन यदि घटक लेंगे तो ये भी क्या आएगा, DE cos अल्फा ही आएगा। अब देखो ये अपने पास है इस तार के अपन OP जो रेखा है, ये OP रेखा है, OP रेखा है तो अपन यहाँ पे भी क्या करें, लंबवत करें। तो इसका भी अपन आधार की ओर ही घटक होगा, लेकिन ये पूरा कोण देखो कितना है, 90 में से ये कोण यदि अपन हटा देंगे तो ये कितना, अल्फा हटा देंगे तो ये कोण कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। तो ये कितना होगा, DE cos 90 माइनस अल्फा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, DE sin अल्फा अपन बता देंगे, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो लंबवत घटक में डायरेक्ट लिख दो चाहे DE sin अल्फा। और आता क्यों है sin अल्फा, वो इस वजह से आता है। यहाँ अपन इसका इसकी ओर घटक लेंगे DE का, तो DE का यदि अपन इधर घटक लेंगे तो क्या आएगा, DE cos ऑफ 90 माइनस अल्फा। 90 पे एक इसमें चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये लंबवत घटक आ जाएगा ये, ठीक है ना। याद रखना है कि अपन ये कह रहे हैं कि वापस से सुनना एक बार कि अपन ये कह रहे हैं बिंदु O है, O से समान दूरी पर, बिंदु O से समान दूरी पर दो क्षेत्रफल अल्पांश A1 है A2 लेते हैं। जो बिंदु O से समान दूरी पर स्थित होने के कारण बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो क्या होता है, अपने को समान होता है। देखना ये DE और ये DE समान अपन कर रहे हैं, तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब परिमाण अपने पास समान है तो अपन इसके क्या करेंगे, वियोजित घटक लेंगे। और इसके अपन यदि वियोजित घटक लेंगे तो अपन ये कह रहे हैं कि क्षैतिज घटक, देखो अपन ये कह रहे हैं वियोजित घटक लेंगे तो देखो क्षैतिज घटक तो क्या प्राप्त होते हैं अपने को, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक तो आप ये लिखेंगे DE cos अल्फा और DE cos अल्फा प्राप्त होते हैं। जबकि अपने पास क्या होगा, लंबवत घटक की आप यदि बात करते हैं तो लंबवत घटक अपने पास क्या होगा, DE sin अल्फा और DE sin अल्फा प्राप्त होते हैं। लंबवत घटक अपने पास क्या होंगे, DE sin अल्फा, DE sin अल्फा प्राप्त होते हैं। तो देखो अपने पास अब यहाँ देखना, देखो लंबवत घटक DE sin अल्फा ऊपर की ओर है क्या, और DE sin अल्फा यहाँ नीचे की ओर है। तो देखो लंबवत घटक तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण परस्पर क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। जबकि क्षैतिज घटक देखना अपने पास यहाँ पे क्या है भाई, DE cos अल्फा, और दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या है, DE cos अल्फा। दोनों एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या होते हैं, यहाँ पे जुड़ जाएंगे भी। तो इसका मतलब देखो अपने पास क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ रहे हैं, और जुड़ रहे हैं इसका मतलब अपन ये कह देंगे
कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो अपने पास क्या होगी, क्षैतिज घटक के अनुदिश होगी। देखना वापस मैं कह रहा हूं, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में डी cos अल्फा एक ही दिशा में होने के कारण अपने पास यहाँ पे क्या है, पृष्ठ पे जुड़ जाते हैं। तो पृष्ठ पे जुड़ जाएंगे, इसका मतलब ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, क्षैतिज घटक के अनुदिश होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर होगी, क्षैतिज घटक के अनुदिश होगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यदि आप ये कहोगे क्षैतिज घटक के अनुदिश होगी तो अपन यहाँ पे क्या बता सकते हैं, देखो कि अपन ये कह रहे हैं, देखना कि मैं ये कह रहा हूँ, देखो अपने पास ये एक्स वाई जो अपन कह रहे हैं, ये एक्स वाई तार ये मान लो, ये अपना डस्टर है, इसका मिड पॉइंट अपन ये मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पे जो मार्कर मैं लगा रहा हूँ वो बिंदु ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। ओ अपन इस प्रकार से ये कह रहे हैं, देखो अपने पास यही कंडीशन में कह रहा हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, ये यहाँ पे बिंदु ओ है और ये अपने पास बिंदु क्या है, पी है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन किधर करें, क्षैतिज घटक के अनुदिश। तो क्षैतिज घटक के अनुदिश करें तो इधर ही तो करें, तो इनके बीच में कोण कितना है, इनके बीच में कोण है वो अपने पास कितना है, 90 डिग्री है क्या। तो इनके बीच में जो अपने पास यहाँ पे जो कोण की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। अतः अपन ये कह देंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तार के सदैव लंबवत होगी। क्षैतिज घटक के अनुदिश करें तो क्षैतिज घटक के अनुदिश करें, इसका मतलब अपन ये कह देंगे अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव तार के लंबवत होगी, ठीक है ना। सदैव नहीं कहें तो आप ये भी कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तार के लंबवत होती है। तो तार के लंबवत यही तो स्थिति हुई, यही होती है अपने पास तार के लंबवत, तो इनके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री आ जाएंगे। अतः आप ये कह दोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के लंबवत होती है। तो दिशा की यदि आपको बात पूछ रहा है तो तार के लंबवत होगी, कि अपन ये तार कह रहे हैं तो तार के लंबवत ही है, ठीक है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब अपन देखो दूसरा जो पॉइंट है, अपन 2 पॉइंटों में इसका आंसर देंगे। दूसरा पॉइंट ये कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो तीव्रता है उसका परिमाण अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो दिशा अपन ने पहले बता दी कि तार के लंबवत होगी, तो तार के लंबवत अपन दिशा की बात करें तो अपन ये कह देंगे, दूसरा पॉइंट ये कह देंगे बी पॉइंट से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को ज्ञात करना। अब परिमाण को ज्ञात करना है तो देखो अपन यही तो कह रहे हैं, एक्स वाई जो तार है वो अपन यही तो माना है, अनंत का है तो ये अपन डॉटेड में कर दिया, इसको अनंत दिखा दिया। ये बिंदु O का था, ये R दूरी पर अपन ने P का था। अब अपन देखना कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठना चाहिए था कि सर ये P बिंदु इधर लिया तो इधर नहीं हो सकता क्या, ये तार के लंबवत तो इधर भी तो हो सकता था, कि अपन P बिंदु इधर ले रहे हैं तो इधर भी तो अपने पास बन सकता है। और ऐसा अपन लेते हैं तो देखो अपन ये करेंगे कि इस तार के जब भी आपको देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करना चाहते हैं, देखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से ज्ञात करना चाहते हैं तो गाउस नियम तभी लागू होगा जब पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो पृष्ठ बंद होगा, इसका मतलब अपन इस तार एक्स वाई के चारों ओर क्या करते हैं, बेलनाकार धारावाही बेलनाकार अपने गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर लेंगे, कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की वो अपन यहाँ पे परिकल्पना वो अपन ये कर लेंगे कि अपन आर त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर लेंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, बेलनाकार पृष्ठ हो गया अपने पास, ठीक है ना। कि मैं कह दूं कि अपन ये कहते हैं कि गाउस के नियम से अपने को ज्ञात करना है, तो गाउस के नियम से ज्ञात करना है तो एक्स वाई जो चालक तार है, इस चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर लेंगे। और बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को देखो मैं कह दूंगा बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। अब इसकी जब अपन परिकल्पना करते हैं तो इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को अपन क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। 3 भाग देखो, ये ऊपर की ओर है क्या, तो अपन ये लिख देंगे ऊपरी वर्ताकार भाग, ऊपरी वर्ताकार भाग। ये की ओर है क्या, तो इसको आप एक क्या कह दोगे, नीचे का वर्ताकार भाग,
नीचे का वर्ताकार भाग, ऊपर वाला वर्ताकार भाग S1 कह दोगे, नीचे वाला S2 कह देंगे। ये बीच बीच का ये भाग है क्या, एक तो ये हो गया और एक अपने पास ये हो गया, ये बीच बीच का ही तो भाग है। तो ये बीच बीच का भाग है तो ये अपन क्या कर देंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ भाग है, बेलन का वक्र पृष्ठ भाग S3 अपन कहते हैं, यही तो हुआ। ये अपन क्या कर देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ भाग हो गया। ठीक है, तीन भागों में अपन ने क्या किया, देखो शुरुआत से मैं वापस से बोल रहा हूं। अपन ने क्या कहा, XY अपने पास से अनंत लंबाई का चालक तार है। ये अपन r दूरी पे कोई बिंदु P कह रहे थे, तो अब अपन P कह रहे तो अपन इसे अपने को पता है गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं। तो गाउस का नियम तो तभी लागू होगा जब पृष्ठ बंद होना चाहिए। अब पृष्ठ बंद कब हो, बंद अपन करने के लिए अपन क्या करते हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर लेंगे। अब गाउसीय पृष्ठ क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो क्या होता है, समान होता है, परंतु दिशा क्या होती है, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या के अनुदिश होती है। ठीक है ना, यहाँ पर ने देखो दिशा है वो पहले बता चुके हैं, तार के लंबवत है, तार के लंबवत है। और इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को आपने क्या किया, तीन भागों में डिवाइड कर दिया। ऊपरी वर्ताकार भाग S1, नीचे का वर्ताकार भाग S2, अपन ये कह देंगे बेलन का वक्र पृष्ठ भाग S3 अपन ने कर दिया। अब देखना कि अपन ये कह रहे हैं कि अपने को r का, अपने ये थोड़ी पता है कि r का मान 1 सेंटीमीटर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांश लेंगे भी, और अल्पांश लेंगे तो ये मान लो कि मैंने एक अल्पांश ये लिया, देखो ये एक ऐसा ही गोलाकार भाग ये ले लिया, ठीक है, और अल्पांश को ऐसे रखा भी, जैसा देखो मैंने मेरे हाथ को रखा है, ये रखा है। तो ये अपन यही तो कहेंगे क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा हमेशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत। तो क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा ये क्या होगी, ds की दिशा, और ये अपना तार है क्या, तो तार के लंबवत किसकी दिशा, E की दिशा। ये कोण बोलना कितना हुआ, 90 डिग्री। किसकी बात कर रहे हैं, ऊपरी वर्ताकार पृष्ठ S1 की बात कर रहे हैं। दूसरा मैं कह रहा हूं नीचे का वर्ताकार भाग, इसमें भी मैं एक अल्पांश इस प्रकार से रख रहा हूं, जैसे मैं देखो मैंने हाथों से बना रखा है वही अपन ने यहाँ पे रखा है। तो ये रखा है तो देखो अपने पास ये अल्पांश की दिशा क्या होगी, क्षेत्रफल अल्पांश नीचे की ओर ds, ये किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब अपने पास ये किसकी बात कर रहे हैं, नीचे का वर्ताकार भाग, नीचे का वर्ताकार भाग में कह रहा हूं, और ये क्या है अपने पास S2। ये यहाँ पे कौन है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ में अपन ने इस प्रकार से अल्पांश को रखा है, तो वक्र पृष्ठ में इस प्रकार से रखा तो ये हो गया क्या, और ये रखा तो ये किसकी दिशा, ds की, ये रखा तो ये E की दिशा, इनके बीच में कोण कितना, 0 डिग्री, इनके बीच में कोण कितना, 90 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री। S1 S2 की बात अपन ने कह दी कि S1 में E और ds के बीच में कोण बना कितना, 90 डिग्री। S2 में E और ds के बीच में बना हुआ कोण भी कितना, 90 डिग्री। और S3 का मतलब ये कह रहा हूं वक्र पृष्ठ भाग, वक्र पृष्ठ भाग कह रहा हूं। तो S3 में अपने पास है तो वो वहां पे क्या, E और ds के बीच में कोण बना कितना, 0 डिग्री। ठीक है ना, तो वो अपन यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखो अपन ने ये कह दिया कि जो अपन ये करें तो इसका मतलब बंद पृष्ठ तो टोटल कितना है, S है। S को आपने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, S1 S2 S3, तीन भागों में तो डिवाइड कर रखा है। तो देखो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि गाउस नियम यदि मैं लगाता, देखना देखो गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम तो आपको ये कहता है कि फाई बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0 कर दो। नहीं तो कहता है गाउस का नियम कि गाउस का नियम कहता है कि फाई बराबर समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0 कर दो। जबकि विद्युत फ्लक्स क्या कहता है, विद्युत फ्लक्स अपने को ये कहता है कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर जो अपन ये कहते हैं कि E डॉट अपन ये समाकलन ऑफ E डॉट ds, और बंद पृष्ठ अपना क्या S है। तो यही बात है, ये फाई के बराबर, ये भी फाई के बराबर, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या करोगे आप, बराबर करोगे। अब देखना देखो दोनों जब अपन बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या हो गया, ये जो मैं समाकलन लिख रहा हूँ ये हो गया क्या, S E डॉट ds, और ये क्या हो गया समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0। यही हुआ क्या, S को आपने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 3 भाग, ऊपरी वर्ताकार भाग, नीचे का वर्ताकार भाग, और बेलन का वक्र पृष्ठ भाग। इसका मतलब S को भी आप क्या कर दोगे, 3 भागों में डिवाइड कर दोगे, और इस S को आप 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो इस S को आप 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, S1 E डॉट ds प्लस
दूसरी बात यदि आप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, S2 E डॉट ds प्लस S3 और ये क्या गया E डॉट ds और ये हो गया समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन जी। यही बात है, S1 S2 S3 की बात अपन ने कर ली है अभी, S1 S2 S3 की बात अपन ने की है, तो यही अपन ने किया है। अब देखो S1 में अपने लोगों को वापस से देखना, मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे वापस से बना रहा हूँ। और ये भी एक बात और देखो, पहले A डॉट बी अदिश गुणन पढ़ा है अपन ने 11th क्लास में, A डॉट बी डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा cos थीटा, तो यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा है, तो ये अपने पास क्या हो गया, देखो S1 E डॉट ds था तो ये cos ऑफ थीटा, S2 और ये कहते हैं E डॉट ds था तो ये cos ऑफ थीटा, S3 की बात कर रहा हूँ समाकलन E ds cos ऑफ थीटा, और ये अपने पास देखो कितना हो गया, जो मैं कह रहा हूँ इसके इक्वल क्या गया समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन जी। यही है। अब इस चीज को इक्वल करूँ वापस से, मैं यहाँ पे थीटा की बात वापस कर देता हूँ कि आपने देखो यही तो कहा, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ देखो, ये तो अपन ने ऊपरी वर्ताकार भाग, ये मैंने कहा नीचे का वर्ताकार भाग, ये अपना चालक तार अपन जो कह रहे हैं XY, ये अनंत के लिए अपन ने ऊपर की ओर ये कर दिया, ठीक है ना, ये XY की बात की। अब यहाँ आपने बताया विद्युत क्षेत्र की दिशा तो क्या है, तार के लंबवत यूं तो है, तार के लंबवत है, इसका मतलब ये तो किसकी दिशा बता रहे E की, ये भी दिशा किसकी E की, ये भी अपने पास दिशा किसकी E की, S1 ये है, S2 ये है और वक्र पृष्ठ ये अपने पास क्या है S3 है, वक्र पृष्ठ ये अपने पास S3 है। तो एक अल्पांश मैंने यहाँ पे लिया, एक अल्पांश मैंने यहाँ पे लिया और एक अल्पांश मैंने यहाँ पे लिया, तो ये अल्पांश यहाँ रखा तो क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा ऊपर की ओर लंबवत हुई क्या, तो क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा ऊपर की ओर ही, इनके बीच में कोण बोलो कितना, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो S1 में अपने पास थीटा बराबर कितना बना 90 डिग्री, S2 यहाँ पे अपन लोग क्षेत्रफल अल्पांश u रखा गया है, तो यही तो अपने पास क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा लंबवत है नीचे की ओर होगी, तो लंबवत नीचे की ओर होगी तो ये ds की दिशा होगी और ये ds की होगी, तो S2 में थीटा का मान कितना 90 डिग्री, S3 यूं रखा है, इस बार यूं रखा है, इसका मतलब ये E की दिशा, ये अपने पास किसकी दिशा ds की दिशा, तो ये अपने पास क्या होगी ये ds की, तो यहाँ थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, ठीक है ना। जैसे देखो cos 90 का मान कितना, cos 90 देखो अपने पास ये जो समाकलन हुआ है ये हो गया, यहाँ मैं थीटा की वैल्यू लगा रहा हूँ S1 E ds cos ऑफ 90 डिग्री प्लस S2 E ds cos ऑफ 90 डिग्री प्लस S3 E ds cos ऑफ 0 डिग्री, और इसके इक्वल क्या है समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0 है, यही है क्या। तो यहाँ देखो cos 90 का मान 0 अपन रखें तो एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ, चलो E ds cos 0 प्लस S1 S2 E ds cos ऑफ cos 90 का मान फिर 0, फिर ये हो गया E ds, ये cos 0 है भी, cos 0 का मान 1 और इसके इक्वल क्या चल रहा है समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0 चल रहा है, यही बात है। अब देखो उसके बाद में अपने पास देखो 0 को अपन गुणा कर लेंगे तो पूरा ही पद अपने पास क्या हो गया 0 बन गया, प्लस ये भी अपने पास 0, ये अपने पास आ गया S3 है और ये क्या हो गया E ds समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0, E है वो बाहर निकाल दो, E को मैंने बाहर निकाल दिया, S3 ds हो गया। देखो एक टर्म और मैं लिख देता हूं, ये बनेगा पहले S3 E ds और समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। यहाँ देखो परिवर्तन किसमें है ds में, इसका मतलब क्षेत्रफल के अनुदिश परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल के अलावा जो भी पद उसको क्या करो आप बाहर निकाल दो, क्षेत्रफल के अलावा जो भी अपने पास टर्म आ रही है उसको आप क्या करो इंटीग्रल 7 क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा E और ये S3 ds और ये क्या होगा समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब देखो ये अपने को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि वक्र पृष्ठ, ये अपन ये कह देंगे बेलन के वक्र पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, या मैं कह दूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को व्यक्त करता है,
समकोण पृष्ठ के क्षेत्रफल को व्यक्त करेगा। अब बेलन का वक्रीय पृष्ठ कितना होता है बताना। देखो बेलन का वक्रीय पृष्ठ वो कितना होगा। अब हम लिखते हैं, देखो बेलन का वक्रीय पृष्ठ 2 पाई r h करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप कितना करते हैं 2 पाई r h करते हैं। तो 2 पाई r h, h यहाँ पे क्या है बेलन की ऊंचाई तो है, और बेलन की ऊंचाई कितनी बनेगी जितनी बेलन की लंबाई बनी हुई है। तो यहाँ h की जगह आप क्या रख दोगे, h की जगह अपन यहाँ पे क्या रख सकते हैं, h की जगह अपन l रख देंगे क्या, और h की जगह देखो अपन l रखेंगे तो देखो अपने पास यहाँ पे कितना मान हो जाएगा। h की जगह जैसे अपन l देखो ये रख रहे हैं तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई r l हो गया। तो 2 पाई r l हो गया। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, देखो इस समाकलन की जगह अपन यहाँ पे क्या रख देंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ के अपन वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल रखें तो यहाँ पे क्या रख दोगे 2 पाई r l रख दो। तो इसे इंटीग्रल जो अपने पास समाकलन है इसकी जगह अपने पास यहाँ पे कितना मान रख दोगे 2 पाई r l रख दो। तो 2 पाई r l रखोगे तो ये अपने पास क्या होगा e 2 पाई r l, और ये कितना हो गया समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 देखो अपन ने पहले शुरुआत में दी थी। समेशन देखो ये कहा था प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो वहां लैम्डा बराबर समेशन q बराबर लैम्डा l कर सकते हैं। तो ये मान यहाँ पे लगा दो। तो ये क्या होगा e 2 पाई r l, और ये कितना होगा लैम्डा, और ये एप्सिलॉन 0। तो e बराबर क्या हो गया लैम्डा l 2 पाई r l, और ये एप्सिलॉन 0 l से l कट गया। यहाँ अपने पास क्या होगा l से l वो अपन काट देंगे तो देखो e का मान कितना आ गया, e का मान है वो अपने पास वो कितना हो गया, e का जो मान हुआ है वो अपने पास क्या होगा e बराबर लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 r हो गया। तो ये अपने पास क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब ये जब अपन याद करें तो कुछ अलग सा लग रहा है, लैम्डा 2 पाई r एप्सिलॉन 0 अपॉन में r अपन करें तो इसको देखो अपन ये कह दें, इसको देखो ऐसा लिख दूं क्या मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन में। 2 से मैं ऊपर नीचे गुणा किया है तो यहाँ पे इक्वेशन में तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 2 और ये 2 अपन ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर नीचे गुणा करके ये देखो अपने पास क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये 2 लैम्डा r, ये किसका मान हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये k का मान हो गया क्या। तो ये बराबर क्या हो गया 2k लैम्डा अपॉन में r हो गया। तो ये अपने पास किसका मान हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। देखो जो अपन ये कह रहे हैं कि अपरिमित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो तीव्रता का मान या तो आप ये याद रखो या आप ये याद रखो 2 पाई 2k लैम्डा अपॉन में r, ठीक है ना। आप देखो अब अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश रूप होती है। तो सदिश रूप में अपने यदि इसको लिखेंगे तो कैसे लिखोगे सदिश रूप में, सदिश रूप में यदि आप कहोगे तो यहाँ पे देखो क्या है कि 2 अपने पास अचर राशि है, k अदिश है, लैम्डा अदिश है, r है वो अपने पास क्या हो सकती है सदिश हो सकती है। लेकिन r यहाँ पे क्या है अपॉन में है, अपॉन में इस कारण से अपन इसमें यहाँ पे अपॉन में सदिश तीर का निशान नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर दोगे सदिश रूप में यूनिट वेक्टर लगा दो इसी का, किसका r का यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो ये इसका क्या हो गया सदिश रूप हो गया। r क्या को अपन ये कह देंगे इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। अब देखो उसके बाद में अपन दो छोटे छोटे टॉपिक और करते हैं, इनके बीच में ग्राफ पूछ लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला ग्राफ मैं ई और लैम्डा के बीच ग्राफ खींचता हूँ। इनके बीच में यदि मैं आरेख देता हूं तो आरेख क्या होगा ई और आर लैम्डा के बीच में आरेख। तो देखो यहाँ पे ई और लैम्डा के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, आर को यदि नियत रखा जाए, आर को नियत रखा जाएगा तो ई और लैम्डा के बीच में कैसा ग्राफ होगा, एक सरल रेखा बनेगी। तो ये सरल रेखा होगी, तो ये समानुपाती क्या आ गया लैम्डा। मैं कहता ई और आर के बीच में ग्राफ कितना होगा, तो यहाँ लैम्डा को नियत रखा जाएगा तो अपने पास ई और आर के बीच में व्युत्क्रमानुपाती है, तो
तो वितकर मनमत्य ग्राफ कैसा बनाओगे, ये कह दोगे। अब मैं तीसरा ग्राफ और बनाता हूँ। तीसरा ग्राफ देखना कैसा है कि मैं कहता r की जगह 1/r कर देता, r की जगह क्या कर देता 1/r। देखना रखो, एक बार मैं ये कह रहा हूँ जैसे अपने पास इक्वेशन है उस इक्वेशन की मैं r 1/r की जगह क्या रख दो, x रख दो। 1/r की जगह क्या रख दोगे, आप x रख देंगे तो ये क्या होगा 2k लैम्डा 1/r। तो ये कितना हुआ देखो 2k लैम्डा और 1/r की जगह क्या होगा x हुआ या नहीं हुआ। अब अपने पास लैम्डा को नियत रख लो तो यहाँ पे e समानुपाती x होगा नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक सरल रेखा बनेगी। e और 1/r के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, एक सरल रेखा होगी। e और लैम्डा के बीच में सरल रेखा, e और r का ग्राफ चरघातांकी और e और 1/r के बीच में ग्राफ जो बनेगा वो एक सरल रेखा बन जाएगी। तो ये अपन ये कह देंगे कि गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग वो अपन बता देंगे। एक बार अच्छी तरह से पढ़ना, फिर भी यदि अपने बात आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बता देना, फिर अपन कल दोबारा से आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक का एक बार वो आपको करना है।